क्योंकि अगर आप E74 पर हैं और आपके पॉइंट पूरे नहीं होते, और ये जो कोरिया का कानून पहले बना हुआ है कि आप E74 से F27 में नहीं जा सकते, तो क्या अगर किसी की आमदनी 3.5 करोड़ से या 4 करोड़ से ज्यादा E7 पे ले रहा है और वो इसी 5 लेवल भी उसने किए हुए हैं, और अगर इसी कैटेगरी में वो अप्लाई करता है तो उसको F2 वो कैसा देंगे, जबकि इसका रूल पहले ऑलरेडी बना हुआ है कि वो F27 में या F2 में नहीं जा सकता। तो बहुत सारी बातों का अभी इबहाम बाकी है, जो कुछ दिनों में आप लोग देखेंगे कि वो फाइनल हो जाएगा। इसमें जो अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। तेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में 500 लोगों को मिलने वाली शहरियत जिन्हें F2 वीज़ा कहा जाता है उस बारे में है। मेरे दोस्तों, कहते हैं कि कोरिया में 3 चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता, जिनमें से पहले नंबर पर मौसम है जिसमें बारिश आ जाती है, दूसरे नंबर पर जॉब है जो कंपनियों में काम करना होता है, और तीसरे नंबर पर रोज़ाना के हिसाब से बदलते हुए कवानीन होते हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर दोस्त पुराने हैं वो ये भी कहते हैं कि कोरिया में छोकरी का भी कोई पता नहीं होता कि उसके बदलने का कोई टाइम नहीं होता। कोरिया में ये जो आप लोग F2 वीज़ा मिलने के बारे में बातें कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इसमें अभी तक कोई मुकम्मल तौर पर कोई सदाकत नहीं है कि ये लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कवानीन में तब्दीली के लिहाज से खबरें जो कोरिया में आती हैं वो 2 तरह की होती हैं। जो सबसे पहले इमिग्रेशन के रिलेटेड जो खबर होती है वो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो उसे अनाउंस करती है, वो एक अनाउंस करना होता है, वो एक अथेंटिंग या वो मुकम्मल तौर पर हतमी फैसला नहीं होता। जब उसके ऊपर वर्क किया जाता है, जब उसके लवाजमात पूरे किए जाते हैं या लोगों की राय ली जाती है, तो उसके बाद फिर वो जब खबर एमिग्रेशन के पास जाती है, तो जब एमिग्रेशन अपने पेज से इसको शाया करती है तो फिर वो अथेंटिक भी हो जाती है और वहाँ से वो कानून पूरे कोरिया में लागू भी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस पॉलिसी को कोरिया में लागू करने की 2 बहुत बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि कोरिया की आबादी जो शहरों में ज़्यादा मुंतकिल हो रही है, ये वजह है। यानी कि जो कोरिया का सोल कैपिटल और जो सबसे बड़ा सूबा क्योंगिदो है, तो कोरिया की आबादी 50 से लेकर 60% तक इन्हीं एरियो में रहती है। जो कि देहात के लोग हैं, वहाँ से लोग निकलकर शहर की तरफ मूव कर रहे हैं और ना वहाँ पर रहना पसंद करते हैं और ना वहाँ पर काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ जब लोग कम होंगे तो साफ ज़ाहिर है उन फैक्ट्रियों में बंदे भी कम होंगे काम करने वाले। तो इस चीज़ को वो थोड़ी इस खपत को कम करने के लिए इस पॉलिसी की तरफ वो जाने की इस पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का भी पता और अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि 2021 में कोरिया में मरने वालों की तादाद ज्यादा थी और पैदा होने वालों की तादाद थी वो कम थे। 2030 तक या 2035 तक आप लोग कोरिया में अगर रहते हैं तो आप लोग देखेंगे कि कोरिया में ये जेल खाजंग मुंजे होगा, जिसे चुलसन यूरियो कहा जाता है। इनके कोरिया का जो बर्थ रेट है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और इस वक्त कोरिया में जापान, चाइना और साउथ कोरिया 3 ऐसे कंट्रीज हैं कि जहां पर उनके जो लोग मोस्टली लोगों की जो तादाद लोगों की आबादी की जो शरह है वो 50 से 60% इन कंट्रीज में वो लोग हैं जो बूढ़े हो चुके हैं। यानी कि 50 साल से उम्र से जो लोग ज्यादा हैं वो तकरीबन 50 से 60% हैं पूरे कंट्री की आबादी के लिहाज से। तो ये एक वजह सूरत हाल ये थी। और दूसरा, जो कोरिया में लोग काम करते हैं तो देहात में लोग काम करने के लिए बहुत कम होते हैं, तो उस खपत को भी पूरा करने के लिए इन लोगों ने ये जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ताकि वहाँ के जो कंपनीज फैक्ट्रीज मालकान हैं उनको सपोर्ट भी हो सके और वहाँ पर लोग रहकर काम भी करें और उसी जगह को आबाद भी करें। तो इसके लिए लिहाजा कोरिया इस साल अक्टूबर से उन गैर मुल्कियों को
उन गैर मुल्कियों को F2 वीज़ा देगी। F2 कोरिया में रेजिडेंसी वीज़ा होता है जो कि F5 से नीचे होता है। तो उन लोगों को ये F2 वीज़ा देंगी जो उस तरह के जो साइड के एरियो में रहना पसंद करेंगे। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं कि जो वहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं, बल्कि ये वो लोग शामिल होंगे जो किसी दूसरे एरिया में काम कर रहे हैं और उन इलाकों में जाकर वो आबाद होंगे। कोरिया की ये जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ये पॉलिसी इन्होंने यूरोप के कंट्री से इन्होंने वहाँ से लिया है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसे कहते हैं स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा। ये उस नक्शे से लिया है। और इसके अलावा ये जो कनाडा है वहाँ से भी इन्होंने लिया, वहाँ पर भी इसी तरह का अटलांटिक एमिग्रेशन प्रोग्राम वहाँ पर जारी है। तो उनकी ये नकल करते हुए इस चीज़ को ये अपने कंट्रीज़ में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री है कि जिसका रकबा सबसे ज़्यादा है और उसकी आबादी बहुत कम है। उसका जो एक सिटी टोरंटो है उसकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि उसके बाकी जो सूबे या जो उसके बाकी इलाके हैं वहाँ पर आबादी इतनी नहीं है। वहाँ पर जितनी बर्फबारी होती है पूरी दुनिया में इतनी नहीं होती, वहाँ पर जितनी झीलें हैं उतनी पूरी दुनिया में नहीं है। और वहाँ का जो बिजली घर है वहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान के 300 सबसे बड़े और बहुत अच्छे इंजीनियर वहाँ पर काम करते हैं जो कि उस कंट्री की पूरे कंट्री में बिजली की सप्लाई करते हैं। तो उन कंट्री से इन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जो पॉलिसी होगी, इस पॉलिसी में इसके लिए उन लोगों को ये जो वीज़ा मिलेगा जो वहाँ जाकर उन इलाकों में आबाद करेंगे। और इस पॉलिसी में वो लोग उस एरिया को छोड़ भी नहीं सकेंगे और उसी एरिया में एक ही जगह पर वो काम करेंगे। उनको ये 5 साल का ये वीज़ा देंगे। पहले ये जो है ना इसे 1 साल के लिए ट्राई करेंगे जो कि 4 अक्टूबर 2022 से शुरू करेंगे और 2 अक्टूबर 2023 तक इसको लागू करेंगे। यानी कि शुरू में ये 1 साल का वीज़ा देंगे, उसके बाद फिर इन्हें आगे 4 साल का देंगे और वहाँ पर जो लोग काम नहीं करेंगे तो उनका वीज़ा पहला या वो वीज़ा उसका वो मनसूख कर देंगे। इस वीज़े के ऊपर बंदा अपनी फैमिली भी बुला सकेगा और अपने बच्चों को भी बुला सकेगा। जो उसकी फैमिली आएगी उसको F1 वीज़ा मिलेगा जिसे फैमिली वीज़ा कहते हैं। उसको भी 1 साल का पहले वीज़ा मिलेगा, फिर उसके बाद उसको 2 साल का वीज़ा मिलेगा और वो भी कोरिया में लीगल तौर पर कंपनी में या जहाँ पर भी वो भी अपना काम कर सकेंगे। इस वीज़े को लेने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो कैटेगरीज रखी हैं या मुख्तलिफ जो उन्होंने अपने मयारात रखे हैं, उसमें सबसे पहले जो कोरिया जिस चीज़ को एडवांटेज देता है वो अपनी ज़बान को देता है। इसीलिए मैं हर दोस्त से कहता हूँ जो किसी भी वीज़े की कैटेगरी पर है तो आप लोगों को लाजमी तौर पर कोरियन ज़बान सीखनी चाहिए। इसकी जो पहली शर्त है अपने टॉपिक टेस्ट का या साबित होगा प्रोग्राम का लेवल 3 जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए और उसके बाद आपकी जो सालाना आमदनी है वो जो कोरिया की GNI बनती है वो 3 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा है। तो उसका 70% यानी कि आपकी 2 करोड़ 80 लाख वान से ज़्यादा सैलरी 2021 की बनती हो तो फिर आप इस वीज़े के अप्लाई करने के अहल होंगे। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते ये जो जॉबलेस हैं या जो ऐसे काम नहीं करते। ये जो लोग कोरिया में रहते हुए जो काम इस वक्त कंपनियों में कर रहे हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं, बिल्कुल लीगल भी हैं, सारा कुछ भी है, उन्हीं लोगों को उस साइड पे ये मूव करेंगे, ना कि ये हर बंदे को वहां पर मूव नहीं करेंगे। ये टोटल जो है ना 500 लोगों को ये जो वीज़ा मिलेगा। और इसके अलावा कोरिया में इस वक्त 89 ऐसे एरियाज हैं जो देहात में गिने जाते हैं। उनमें से ये शुरू में 5 इलाकों को चॉइस करेंगे, 5 इलाकों में इनको वहाँ पर अप्लाई करेंगे। वहाँ के जो उन्हीं इलाकों में जो कुछ लोग जाकर अप्लाई करेंगे और ये इमिग्रेशन में भी जाकर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जो ये रीजन बनाएंगे जिसे शीचोंग या तुंगसामुशु या जो कोचुंग होता है ये वहाँ पर अप्लाई करना होगा। जिस तरह एक सीजनल वर्कर अप्लाई करता है तो वहाँ से फिर वो लोगों की तादाद को देखेंगे, उनका वो अपने तौर पर कोई मेरिट बनाएंगे, फिर कहीं जाकर ये फैसला करेंगे।
اگر کسی کی GNI کم بنتی ہے، وہ پیسے زیادہ نہیں کما رہا، اور اگر اس نے کوریا میں یا اپنے کنٹری سے ماسٹر کیا ہوا ہے، یہاں کوریا کے لحاظ سے بیچلر ہے جسے ہم گریجویشن کہتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان سے کچھ لوگ ہیں تو انہوں نے اگر ماسٹر کیا ہوگا تو یہاں کے بیچلر کے برابر ہوگا، تو یہ ماسٹر کیا ہوا ہو یا بیچلر کیا ہو تو اس کے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہوگی تو وہ چل جائے گے۔ تو اس کے بعد جب آپ لوگ اپلائی کریں گے تو اس میں 5 سال کا جو مکمل طور پر آپ کو ویزا ملے گا، اس ویزے کو آپ کو دینے کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اسی جگہ رک کر کام کرنا ہے، کسی دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے۔ اسی سال یعنی کہ اگست کے 2022 میں 19 اگست اس کا جو شیڈول ہے، وہ جو 5 علاقے جو وہ سلیکٹ کریں گے ان کا بھی نام وہ سامنے ظاہر کر دیں گے۔ یہ 19 اگست سے لے کر 5 ستمبر کے درمیان اس چیز کو فائنل کر لیں گے، اور اس کے بعد 4 اکتوبر 2022 سے ان لوگوں کو یہ ویزا دینا شروع کر دیں گے۔ اب اس ویڈیو کی جو مین بات ہے، جو دوست سننا اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں کون سی ویزا کی کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکیں، یہ ابھی تک مکمل طور پر فائنل نہیں ہو سکا۔ ہر بندہ ہر ویزے کی کیٹیگری والا جا کے اس میں اپلائی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہر کنٹری کا اس میں بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ ان کا ابھی فائنل وہ ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن E7 والے یا E9 ورک ویزے والے یا F299 والے یا G1 والے جن لوگوں کے پاس ہے، یا جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، سننے میں اور دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اس میں اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے، لیکن یہ 5 ستمبر تک یہ اس چیز کا جو ریجن ہے وہ بھی فائنل ہو جائیں گے، اور کن کنٹریز کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی اس میں فائنل ہو جائیں گے۔ اب اس میں بہت ساری باتوں کا ابہام ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو وہ تبدیل بھی کرتے جائیں گے، کیونکہ اگر آپ E74 پر ہیں اور آپ کے پوائنٹ پورے نہیں ہوتے، اور یہ جو کوریا کا قانون پہلے بنا ہوا ہے کہ آپ E74 سے F27 میں نہیں جا سکتے، تو کیا اگر کسی کی آمدنی 3.5 کروڑ سے یا 4 کروڑ سے زیادہ E7 پہ لے رہا ہے، اور وہ اسی 5 لیول بھی اس نے کیے ہوئے ہیں، اور اگر اسی کیٹیگری میں وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کو F2 وہ کیسا دیں گے، جبکہ اس کا رول پہلے آلریڈی بنا ہوا ہے کہ وہ F27 میں یا F2 میں نہیں جا سکتا۔ تو بہت ساری باتوں کا ابھی ابہام باقی ہے، جو کچھ دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ فائنل ہو جائے گا۔ اس میں سب سے زیادہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ ایڈوانٹیج دیں گے جو کوریا میں چائنیز لوگ ہیں، اور خاص طور پہ چائنیز میں بھی F4 ویزے والے اور H2 ویزے والے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا یا دوسرے کنٹریز کے اس میں لوگ کتنے شامل ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ ٹوٹل جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ جو کورین ٹائمز اخبار ہے اس کے بارے میں، یہ جو ان کی پریس ریلیز تھی منسٹری آف جسٹس کی، اس کے بیان پر بات کر رہا ہوں، جبکہ یہ مکمل اتھینٹک اور نہ ہی یہ آفیشیل نیوز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو ابہام ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، اور آپ بھی امید رکھیں کہ آپ بھی اس میں اپلائی کرنے کے، اگر آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ بھی معلومات لیتے رہیں اور آپ بھی اپلائی کریں، تو آپ کو ڈائریکٹ F2 ویزا مل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کوریا میں اسٹوڈنٹ ہیں ان کو، جو یہاں پر ڈگری اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو، اور جو لوگ یہاں پر ان لیگل ہیں، جن کے بچے بھی ان لیگل ہیں، یا جو G1 والے ہیں، ان کو بھی قانونی دھارے میں لے کر آنے کے لیے مثبت پالیسیز اور مثبت جو رولز وغیرہ ہیں وہ بھی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ یہ لوگ قانونی دھارے میں بھی آئیں، اور جو اسٹوڈنٹ یہاں پر ان لیگل ہو جاتے ہیں یا جو اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے انہیں یہاں پر جاب تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ سپورٹ حاصل ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہو۔